हेलो बच्चों, आप सबका आपका सुपर मेंटोर चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटोर शालिनी जैन। मैं नीट्स एस्पिरेंट्स को पिछले 5 सालों से पढ़ा रही हूं और मैं आपको अभी इस चैप्टर आपकी किताब की 11th की किताब का चैप्टर नंबर 3rd हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्चुअली वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, हमने इसको पहले भी स्टार्ट कर रखा है, लेकिन हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, आप सबका स्वागत है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका जो है हम पढ़ने जा रहे हैं और उसमें भी यूकैरियोटिक कोशिका में भी हम प्लांट सेल, पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों ही कोशिकाओं को और उनकी संरचनाओं को, उनकी कोशिकाओं को सबको पढ़ने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे आज की क्लास के अंदर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्लाइड के अंदर, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा एनिमल सेल, जंतु कोशिका। ठीक है, तो अब देखिए जैसे कि हम प्रीवियस स्टडीज कर चुके हैं, हमने पिछली क्लासेस में क्या पढ़ा है कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो हम पूरी तरीके से अच्छे तरीके विस्तार रूप से उसका क्या कर चुके हैं, हम अध्ययन कर चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, उसमें कितनी प्रकार की उसकी कोशिका के बाहर कितनी प्रकार की परतें पाई जाती है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेयर्स आर फाउंड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होती है एंड ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है वो क्या होती है, 3 जो है लेयर्स जो होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल के या किसी भी बैक्टीरियम के पास में पाई जाती है। इन सभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका भित्ति या हम तीसरी बात करें ग्लाइकोकैलिक्स, इन तीनों ही लेयर्स का काम क्या होता है बच्चों, सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, सेल की सुरक्षा का ध्यान रखना। ठीक है, बैक्टीरियम क्या है, एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव के पास उसका सुरक्षा के लिए कुछ क्या होना चाहिए, कठोर तत्व होने चाहिए। तो उसकी सेल वॉल जो है वो उसकी प्रोटेक्शन करती है। सेल वॉल के बाहर क्या होता है, ग्लाइकोकैलिक्स होती है। अगर वो ग्लाइकोकैलिक्स जो है हार्ड है, कठोर है, तो वो कैप्सूल की जैसी, वो क्या कहलाती है, कैप्सूल कहलाती है। तो वो कैप्सूल के जैसे कैप्सूल के जैसे एक्शन करती है। ठीक है, तो वो काफी हार्ड होती है, सख्त होती है और अपने बैक्टीरियम को क्या करती है, सुरक्षा प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और उसके अंदर की सभी कोशिकांग जो होंगी, जो कोशिकांग सच नहीं होते हैं, कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली नहीं पाया जाता है, कोई भी झिल्ली युक्त कोशिकांग या कोई भी अंग जो है उसके अंदर नहीं पाया जाता प्रोकैरियोट्स के अंदर। जो उसका जो आनुवांशिक पदार्थ जो होता है वह भी उसके साइटोप्लाज्म के अंदर, कोशिका द्रव्य के अंदर यूं ही नेकेड पाया जाता है। सो लेट्स जंप इनटू द टॉपिक जंतु कोशिका। जंतु कोशिका के अंदर अगर हम बात करें, ये देखिए इस स्लाइड में देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक कोशिका। यू जो है इसके अंदर, ये देखिए ये जो सर्कल किया है यहाँ पे यू, सो यू मीन्स ट्रू एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस, वह सभी कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाएंगी जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड झिल्ली युक्त केंद्रक पाया जाएगा। झिल्ली युक्त केंद्रक पाया जाएगा। उस केंद्रक के अंदर हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है, हमारा जो आनुवांशिक पदार्थ है, वह क्या होगा, सुरक्षित होगा। ठीक है, क्या होता है केंद्रक, क्या कहलाता है, ब्रेन ऑफ द सेल ना। तो ब्रेन क्यों कहला रहा है, क्योंकि उसके अंदर हमारी सबसे सबसे पूरे सेल के अंदर, कोशिका के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है उसका आनुवांशिक पदार्थ जो होता है। ठीक है, तो वो हमारा आनुवांशिक पदार्थ जो है वो उस केंद्रक के अंदर पाया जाता है। तो जिस भी कोशिका के अंदर आपको मेम्ब्रेन बाउंड मिलेगी, मेम्ब्रेन बाउंड केंद्रक मिलेगा, वह सभी कोशिकाएं क्या हो जाएंगी, यूकैरियोटिक कोशिकाएं हो जाएंगी। अच्छा, अभी हमने देखा था कि आर.एच. विटेकर ने जो ऑर्गेनिजम्स को, जो जीव को क्लासिफाई किया था, वर्गीकृत किया था, उसमें प्रोटिस्टा से लेकर एनिमेलिया तक, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया, ये सभी जो 4 कैटेगरीज जो हैं, ये सब किस अंडर हेडिंग आती है, यूकैरियोटिक कोशिका के अंडर हेडिंग आती है। ये बहुत ही बेसिक चीज है जो हमें ऑलरेडी आती थी और हमने थोड़ा सा रिवाइज किया है। अब हम पढ़ेंगे कौन सी, सबसे पहले आज हम पढ़ने जा रहे हैं जंतु कोशिका, उसकी संरचना, उसमें पाए जाने वाले कोशिकांग और उनका क्या कार्य होता है। ठीक है, लेट्स बच्चे देखिए यहाँ पे, लेट मी चेंज द कलर। ओके, जंतु कोशिका, जंतु कोशिका,
अब जंतु कोशिका के अंदर देखिए ये है एक एनिमल सेल, कोई भी एक स्किन का सेल मान लो, ह्यूमन सेल मान लो, ठीक है, कोई भी मानव का एक कोशिका मान लीजिए। सभी की बेसिक जो इकाई जो संरचना जो है किसी भी कोशिका की ऑलमोस्ट ऑल समान होती है, और थोड़ा सा जो डिफरेंस आता है उसके स्ट्रक्चर के अंदर, उसकी संरचना के अंदर, वो किसी भी कोशिका के द्वारा परफॉर्म किए गए उसके कार्य के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे लिवर का सेल होगा तो उसमें क्या होगा, अलग तरीके की इसकी संरचना होगी, संरचना ओवरऑल सेम होगी, बट कुछ जो हो सकता है माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा हो जाए, क्या हो जाए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संख्या कम हो जाए। सो इट डिपेंड करता है कि किसी जिस भी अंग में हम जब उसकी कोशिका निकाल रहे हैं तो वो कहाँ की कोशिका है। मुख्य रूप से कोशिकांग जो है, ऑर्गेनल्स जो है वो सेम रहेंगे। तो सबसे पहले जो मेन पॉइंट हम पढ़ेंगे किसी भी एनिमल सेल, ये देखिए एनिमल सेल है, जंतु कोशिका है। अब इस जंतु कोशिका के अंदर मैं एनोनेट करने की कोशिश कर रही हूँ, आप देखिएगा थोड़ा यहां से देखिए, ये जो सेंटर में, केंद्र में इस पूरी कोशिका की, ये कोशिका की क्या है, कोशिका झिल्ली है, जो क्या करती है, बाहर के फ्लूइड से, सेल के बाहर भी क्या पाया जाता है बच्चों, पता है ना आपको, तरल होता है ना, वाटर होता है, और सेल के अंदर भी होता है। तो सेल के बाह्य वातावरण से और उसके अंदर के वातावरण को अलग करने वाली क्या प्राप्त होती है, ये हमें झिल्ली होती है, जो कि एक सेल को मेम्ब्रेन बाउंड और एक उसकी फ्रेमवर्क, उसकी बॉडी का फ्रेम करती है, क्रिएट करती है। तो ये है हमारी कोशिका झिल्ली, इसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं बच्चे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये एक ऐसा पॉइंट है, प्लीज अगर आप कहीं नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्रोकैरियोटिक से लेके यूकैरियोटिक तक, बैक्टीरिया से लेकर प्लांट सेल, एनिमल सेल, सबसे हायर से हायर कैटेगरी के कोशिका को भी उठा लीजिए, सबकी समान पाई जाती है, संरचना भी कार्य भी। ओके, इसका बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो समान होता है बैक्टीरिया में, फंजाई में, प्रोटिस्ट में, एल्गी में, प्लांटे में, एनिमिलिया में। ऑलराइट, सो कोशिका झिल्ली जो है वह क्या होती है, अभी हम इसी चैप्टर के अंदर कोशिका झिल्ली का पूर्ण एक्सप्लेनेटरी कंप्लीट स्ट्रक्चर हम रीड करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, एक बात और मैं बताना चाहूंगी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी होती है, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड की होती है। ठीक है, फॉस्फोलिपिड की बाय लेयर होती है, दो फॉस्फोलिपिड की लेयर होती है, एक के ऊपर एक, इस तरीके से। ठीक है, और ये जो लेयर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करती है, क्या करती है, सेल के बाह्य वातावरण और अंदर के जो भी मिनरल्स होंगे या साइटोप्लाज्म है उनको क्या करती है, कनेक्ट करने का काम करती है। कोई भी जो चीज अंदर की है वो बाहर कैसे जाएगी, उस गेट के थ्रू, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके निकलेगी। चले बच्चे आगे, तो ये हो गई प्लाज्मा में इस। अच्छा, एक बात और, जंतु कोशिका में, एनिमल सेल में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, किसी प्रकार की सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ठीक है, चलिए अब देखिए, सेल के अंदर जितना भी द्रव्य होगा हम क्या कहते हैं उस द्रव्य को, हम उस द्रव्य को साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो ये देख लीजिए, ये लिखा हुआ साइटोप्लाज्म बोलते हैं, या फिर हम क्या बोलेंगे इसको, कोशिकीय द्रव्य। कोशिकीय द्रव्य कहलाएगा। ठीक है बच्चों, इसी द्रव्य के अंदर ये क्या होता है, सेमी लिक्विड सा जेलेटिनस सा पदार्थ होता है, द्रव्य होता है, और इसी के अंदर सभी कोशिकांग हमें पाए जाएंगे। ठीक है, पाए जाएंगे। अब देखिए सेंटर के अंदर सबसे मुख्य बात ये है हमारा सेंटर में, ये देखिए न्यूक्लियस, क्या बोलते हैं इसको, केंद्रक। अच्छा, अब केंद्रक के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम पढ़ेंगे कि क्या है, अनुवांशिक पदार्थ होता है। तो केंद्रक जो है वो भी साइटोप्लाज्म से एक दो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, द्विझिल्ली होती है, ये बाह्य झिल्ली और ये अंदर वाली झिल्ली। और ये बाह्य झिल्ली, ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन जो है वो मिलकर क्या बनाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं बच्चों। ये देखिए यहाँ पे केंद्रीय झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखिए जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यूअस नहीं होती,
वो कंटिन्यूअस नहीं होती, इसका मतलब वो एक गोले के जैसे नहीं है, उसमें छोटे छोटे छेद है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि ये देखिए एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाई है पोर्शन, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ये पोर्शन है, इसके बीच में देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे ये क्या है, एक स्पेस है, एक जगह है जो खाली पड़ी है। तो कोई भी अगर न्यूक्लियस का, केंद्रक का कोई डीएनए बाहर आना चाहता है, आरएनए बाहर आना चाहता है, और बाहर साइटोप्लाज्म में से कोई प्रोटीन अंदर जाना चाहता है, तो इस तरह का आवागमन जो है, डीएनए और प्रोटीन एक्सचेंज जो है, उस न्यूक्लियर पोर, केंद्रीय छिद्र के द्वारा किया जाता है। ठीक है बच्चों, सो ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, और ये हो गया न्यूक्लियर पोर, केंद्रीय छिद्र हो गया। अब इसके अंदर होगी सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या होगा इसमें, जो द्रव्य पदार्थ होगा वो क्या कहलाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है बच्चे, अब देखिए न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या पाया जाएगा, ये जो पतले 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 आपको ये जो धागानुमा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है ना, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है हमारा डीएनए, ये है हमारा डीएनए। डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। अब अभी जो ये जो चित्र आप देख रहे हैं एग्जैक्टली, इस चित्र के अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, इसको बोलते हैं क्रोमेटिन, क्रोमेटिन फाइबर। क्या बोलते हैं बच्चे इसको, क्रोमेटिन फाइबर। और जेनेटिक मटेरियल हमारा क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। अच्छा, अब ये देखिए, अभी हम जनरल स्ट्रक्चर जब भी बनाया जाता है तो उस जनरल स्ट्रक्चर में इस तरीके से धागानुमा संरचना बनाई जाती है कि क्रोमेटिन फाइबर है, लेकिन ये डिपेंड करता है, इसमें आपको पूरा क्रोमोसोम भी दिख सकता है, गुणसूत्र भी दिख सकता है। देखिए बच्चे, गुणसूत्र कैसा होता है, छोटी क्लासेस में पढ़कर आए होगे ना, गुणसूत्र भी कैसा होता है, ये देखिए, ये जो है मैंने लीनियर क्रोमोसोम बना दिया, एक एक गुणसूत्र बनाया है। ठीक है, अब देखिए रेखीय गुणसूत्र बनाया है, तो ये गुणसूत्र में देखो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये जेनेटिक मटेरियल इस तरीके से हिस्टोन प्रोटीन के साथ, ये जो हमारा जेनेटिक पदार्थ है, ये जो न्यूक्लिक एसिड है, ये जो डीएनए है, वो ऐसे खुला डीएनए जो होता है किसी मानव सेल की, अगर मैं बात करूं, अब ह्यूमन सेल की बात करूं, तो 2.2 मीटर लंबा, 2.2 मीटर लंबा क्या होता है, हमारा डीएनए होता है। और इतने 2.2 मीटर लंबे डीएनए को हमको क्या करना है, छोटे से सेल में बाउंड करके रखना है, और उसके कोशिका के अंदर भी किसी में केंद्रक में रखना है। तो वो क्या होता है, वो छोटे से उसमें प्रोटीन को, ये जो हमारा डीएनए है, उसको छोटे से प्रोटीन के अराउंड एक बॉल होगी, छोटी सी प्रोटीन, उस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन। सो उसके अराउंड, उसके चारों तरफ उस धागे को, आप डीएनए को धागा समझिए, उसके चारों ओर लपेट दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा, जो इतना बड़ा डीएनए था, जिसको हमें 2.2 मीटर लंबाई थी उसकी, उसको हम छोटे से छोटे कॉम्पैक्ट फॉर्म में रख सकते हैं इस केंद्र के अंदर। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, धागेनुमा जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये तो क्रोमेटिन की फॉर्म में है। लेकिन जब आप क्रोमोसोम देखेंगे, तो क्रोमोसोम के अंदर आपको मिलेगा कि लीनियर फॉर्म में होते हैं, और बीच बीच में आपको हिस्टोन प्रोटीन पाए जाएंगे। देखिए यहाँ पे मैं बना देती हूँ, छोटे छोटे से ये मैंने हिस्टोन बना दिए। तो आपको इस तरीके से समझना है कि जहां जहां ये प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन है, उसके अराउंड जो है, ये क्या है, हमारा डीएनए जो है, न्यूक्लिक एसिड जो है, वो क्या है, उसके अराउंड लिपटा हुआ है। तो जो एक और बात मैं बता रही हूँ की, नीट में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज न्यूक्लियोसोम, क्या होता है, ये देखिए, ये होता है न्यूक्लियोसोम, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। मैं आगे भी एक आपको एक्सप्लेन करूंगी, जब मैं केंद्र पूरी तरीके से जब हम पढ़ेंगे, अभी एक ऑर्गेनेल को हम पढ़ेंगे ना, तो जब केंद्र हम पढ़ेंगे, तब मैं आपको इस स्ट्रक्चर को और एक्सप्लेन करूंगी कि जो डीएनए प्लस जो हिस्टोन प्रोटीन का जो ये कॉम्बिनेशन है, ये युग्मन जो बनता है, इसे बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। तो आप प्लीज लिख लीजिए कहीं पे न्यूक्लियोसोम। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे यहाँ जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है हमारे केंद्र के अंदर। और देखिए यहाँ पे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट संरचना देखने को मिलती है, उसे देखिए, ये देखिए, ये जो डार्क डॉटेड स्ट्रक्चर से जो मैंने बनाया है यहाँ पे बच्चों, ठीक है, तो ये है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, NUCLEOLUS, न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस का मतलब है कि ये डीएनए का डार्क शेड,
ये यहाँ पे न्यूक्लियोलस के अंदर यहाँ पे आपको डीएनए का कॉम्पैक्ट डीएनए मिलेगा जो कि डार्क स्टेन बॉडी है, तो इस पोर्शन को क्या कहा जाएगा, न्यूक्लियोलस कहा जाएगा। सो बच्चे ये हो गया हमारा पूरा का पूरा न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमेटिन फाइबर, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, ये पूरी की पूरी एक बॉडी जो मिलकर कहलाती है केंद्रक, किसी भी कोशिका का केंद्रक, ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है बच्चों, ओके। इसी से आगे देखिए, एक्चुअली अब देखो मैं बता रही हूँ इससे नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, अब न्यूक्लियस के बाद में नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है अंतर्द्रव्य जालिका, अंतर्द्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ER। ठीक है, अब इतना बड़ा नाम कौन बोलेगा, अंतर्द्रव्य जालिका, तो शॉर्ट फॉर्म में ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये कैसे बनता है, इसकी संरचना जो है वो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इसी से कंटिन्यू होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बेटा, न्यूक्लियर यहां दिखा देती हूं मैं, ये देखिए ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही कंटिन्यू होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ही, न्यूक्लियर झिल्ली के ही बार 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 फोल्ड होने से अंतर्द्रव्य जालिका का निर्माण होता है। तो ये न्यूक्लियस के साथ में कंटिन्यूएशन में लगातार पाया जाता है ER। तो हमेशा ER जो है वो क्या होगा, न्यूक्लियस के केंद्र के पास से शुरू होगा और वहीं पाया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए ये हो गया हमारा एक नया कोशिकांग जिसका नाम है अंतर्द्रव्य जालिका। ओके ओके, अच्छा एक बात हमने बेसिक पहले भी पढ़ी थी कि राइबोसोम स्तर पे, राइबोसोम के बेसिस पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं भी अलग होती हैं, राइट। कि प्रोकैरियोटिक में क्या पाया जाता है, 70S राइबोसोम पाया जाता है, जबकि यहां हमारे यूकैरियोटिक सेल के अंदर 80S राइबोसोम पाया जाएगा। 80S राइबोसोम पाया जाएगा। S जो है यहाँ पे स्पिटबर्ग यूनिट है, इसको मेजर करने, राइबोसोम को मेजर करने की यूनिट है, इसकी सेडिमेंटेशन यूनिट है। ठीक है बच्चों, और राइबोसोम जो है वह 2 इकाइयों के मिलने से बनता है, 2 इकाइयों के युग्मन से बनता है। तो आप देखिए इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा, 60S लार्जर यूनिट और 40S स्मॉलर सब यूनिट। तो इन दोनों को हमें जोड़कर 60 + 40 को हमें 100 नहीं करना, इट गिव्स 40, 60 + 40 डजन गिव, होता मैथ में 100 ही है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें एडिशन नहीं करना, ये हमें इनकी दोनों इकाइयों के जो जोड़ है ये याद रखने हैं। ठीक है बच्चों, तो अब मैं जैसे आपको राइबोसोम पढ़ाऊंगी तो राइबोसोम में इसका फुल काम पढ़ेगा कि क्या काम होता है, कितना साइज होता है, कैसे बनता है। ठीक है बच्चों, तो राइबोसोम जो है वो हमें साइटोप्लाज्म कोशिका के द्रव्य में भी बहुत सारे पाए जाएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट देखिए बेटा, यहाँ आइए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, अंतर्द्रव्य जालिका पे आइए, ER पे आइए। ER पे भी बहुत सारे छोटे छोटे व्हाइट डॉट्स दिख रहे हैं बच्चों, ये व्हाइट डॉट्स क्या हैं, These are ribosomes, ये सब राइबोसोम्स हैं। तो आप देखिए इन राइबोसोम पे क्या काम है राइबोसोम का, राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। ठीक है, प्रोटीन का संरक्षण, प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए, तो एंडोप्लाज्मिक का भी काम अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, प्रोटीन का काम, प्रोटीन सिंथेसिस का काम हो जाएगा। तो अब जब देखिए इस ER का नाम क्या हो जाएगा, जब इस ER के ऊपर राइबोसोम लगे हुए हैं बच्चों, तो इसका नाम हो जाता है RER। जब ER के ऊपर, अंतर्द्रव्य जालिका के ऊपर राइबोसोम लग जाते हैं तो वह हो जाता है खुरदरा, रफ। अगर हमारे फेस के ऊपर पिंपल हो जाए तो कैसा हो जाएगा फेस, रफ। गॉट इट। तो ये भी क्या थी, बड़ी स्मूथ सी क्या थी, इनफोल्ड्स थी, बनी हुई थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बनी थी हमारी ER, परंतु इसके मुंह के ऊपर, इसके फेस के ऊपर, इसकी बॉडी के ऊपर क्या आ गए, तो खुरदरे राइबोसोम्स आकर जुड़ गए, और उसके जुड़ने से क्या बन गया, ये
रफ हो गया है, खुरदरी हो गई। तो इसका नाम ही देख लीजिए आप, हिंदी में है खुरदरी, अंतर्द्रव्य जालिका, अंतर्द्रव्य जालिका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा सेम यहाँ पे आ जाओ बेटा, मैंने दूसरी बनाई है यहाँ पे, एक और बनाई है अंतर्द्रव्य जालिका। देखिए नीचे की तरफ न्यूक्लियर के, ये देखिए कंटिन्यूअस में, देखिए बच्चों, यस। अब ये तो बड़ी क्या लग रही है, चिकनी लग रही है हमको, स्मूथ लग रही है, बिकॉज इसके ऊपर तो क्या है, राइबोसोम्स है ही नहीं, ठीक है। तो ये कहलाएगी SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी ER, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स गो, इन सब के जो कार्य हैं और इनकी जो संरचनाएं हैं हम डिटेल में 1 बाय 1 आगे पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो अभी नेक्स्ट जो आ गया, देखो न्यूक्लियस पढ़ लिया, न्यूक्लियस के साथ जुड़ा हुआ हमने क्या पढ़ लिया बच्चों, यहाँ पे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ लिया, RER और SER। अच्छा, सेल में एक मुख्य और हमारे क्या होता है, कोशिकांग पाया जाता है, जिसका नाम होता है सूत्रकर्णिका, सूत्रकर्णिका, सॉरी, सूत्रकर्णिका, माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट, पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल को ऊर्जा प्राप्त कर, ऊर्जा क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। सो कैसे प्रोवाइड करवाएगा, सेल को खींच के क्या इलेक्ट्रिसिटी लाएगा कहीं पे, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी क्या यहाँ पे, नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, जो करेंसी, एनर्जी की जो यूनिट होती है, करेंसी इकाई, वो जनरेट होती है, वह बनाई जाती है, ठीक है। सो वो कहलाता है ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये जो होती है ATP जो है माइटोकॉन्ड्रिया में बनेगा, ठीक है बच्चों, यहाँ लिखा हमने ATP का सोर्स है, ठीक है। तो ये हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाएगा। अब ये जो है बहुत ही मुख्य है, बहुत ही डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, आपको दिख सकता है ना यहाँ पे, देखो बच्चों, एक बाह्य झिल्ली है और ये अंदर झिल्ली, ये भी अंदर झिल्ली के ही मुड़ाव से, अंदर की तरफ झुकाव से, मुड़ने से क्या हुआ है, इसका निर्माण हुआ है, संरचना, इसका माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन हुआ है। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल एंड इट जनरेट्स ATP, ठीक है। कैसे जनरेट होती है, कब होगी, इनकी संख्या कब बढ़ती है, कब कम होती है, वो सब हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। तो अभी तक हमने पढ़े राइबोसोम्स पढ़ लिए। अभी देखिए कोई बच गया यहाँ पे कुछ पहले, अच्छा एक बात, फॉस्फोलिपिड्स ये सब बता दिया आपको, ओके बच्चे, ओके लेट्स गो। अब ये बच्चे देखिए मैंने जो बनाए हैं वही है, जंतु कोशिका ही है, ठीक है, लेकिन जो ऑर्गेनेलीज उस डायग्राम में मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाई, उसके लिए मैंने नेक्स्ट स्लाइड में दूसरी डायग्राम्स बनाए आप लोग के लिए। तो न्यूक्लियस भी मिलेगा आपको, ER भी मिलेगा आपको, सूत्रकर्णिका भी मिलेगी आपको, ठीक है, राइबोसोम्स भी मिलेंगे आपको, और उनके अलावा क्या मिलेगा, वो एक्स्ट्रा मैंने इसके अंदर बनाया। तो अगर आप जब डायग्राम बना रहे हो, अगर जंतु कोशिका का डायग्राम बना रहे हो, तो आपको एक ही कोशिका के अंदर ये सब कुछ समाहित करने होंगे, इंक्लूड करने होंगे, ओके बच्चे। तो चलिए बेटा, अब देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जस्ट बाहर क्या होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इंग्लिश में बोलते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स, हिंदी में बोलते हैं गोल्जी काय, ठीक है। अब ये गोल्जी काय क्या है, एक इस तरीके की संरचना होती है, सी इसकी जो स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से है, देखो बच्चों, ये मुड़ाव, दिस इज कॉल्ड सिस फेस, और ये कहलाता है ट्रांसफेस। ये कट गया हो गया आपका। सो यहाँ का साइड जो है, ये जो साइड है ये सिस है, और ये अंदर वाला जो है ये ट्रांस है। तो ये जो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स आपको इसी तरीके से बनानी है कि इसका जो सिस फेस है वो ER की तरफ लगा हुआ होता है, और जो ट्रांस फेस है वो कहाँ होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, ठीक है। तो वो क्या काम होता है हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स भी पाए जाते हैं। जो भी ER, थोड़ा सा बताते हैं आपको, जो भी ER प्रोटीन का निर्माण करता है, जो भी प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, उसकी पैकेजिंग का काम क्या करता है, कौन करता है, गोल्जी काय करता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स करता है, ठीक है। तो जो भी प्रोटीन यहाँ से बनकर आएंगे, यहाँ ER में से बनकर आएंगे, वह सब
गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास जाएंगे, गोल्जी काय के पास जाएंगे और वह क्या करेंगे, आगे इसके पैकेजिंग का काम करेंगे। जैसे प्रोटीन एज कोर प्रोटीन नहीं मिल जाएगा, उसकी पैकेजिंग होगी, उसके आसपास प्रोटीन की लेयर, स्टेरॉइड की लेयर, लिपिड्स की लेयर क्या होगी, बनाई जाएगी। तो गोल्जी काय का एक्सप्लेन डिस्क्रिप्शन जो है वो हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा ठीक है, अब नेक्स्ट है या लैन काय, लाइसोसोम। देखिए एनिमल सेल्स में जंतु कोशिका में लाइसोसोम्स आपको कंपैरेटिवली पादप कोशिका से ज्यादा मिलते हैं। पादप कोशिका में रेयरली 1 और 2 होंगे और एनिमल सेल्स में आपको लाइसोसोम ज्यादा मिलेंगे। तो लाइसोसोम के अंदर क्या होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भरे होते हैं। ये भी एक झिल्ली द्वारा, ये देखिए सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बाउंड है और इसके अंदर ये जो द्रव्य है, ये द्रव्य जो है वो भरा हुआ है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से। ये केमिकल, ये जो अंदर हर कोशिका के अंदर क्या हो रही है, रासायनिक क्रियाएं चलती जा रही है, लगातार होती जा रही है। एक सेकंड के लिए भी जो सेल है वो फ्री नहीं बैठता है। तो कई क्रियाएं जो हो रही हैं वो क्या कर रही है, A प्लस B मिलकर C बना रही हैं और कई क्रियाएं इस तरीके की हो रही है कि X टूटकर Y और Z बन रहा है, Y और Z बन रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके की क्रियाएं नॉन स्टॉप चलती रहती है। जब सेल के अंदर जो रिएक्शंस होती रहे, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती रही हैं, हो रही हैं, तो उसका जो सेल डेब्रिस जो बनता है, वह सेल डेब्रिस जो है वो सब इस पे आके लाइसोसोम में इकट्ठा होता है और यहाँ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की उपस्थिति में ये सभी क्या होते हैं, किल हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है ये देखिए एक वैक्यूल, रिक्तिका। ये एक वैक्यूल जो है, रिक्तिका जो है, इसके अंदर रिक्तिका में वाटर भी प्राप्त होगा, थोड़ा सा मिनरल्स भी हो सकते हैं इसके अंदर। ह्यूमन एंड जंतु कोशिका के अंदर इसका इतना कोई खास रोल नहीं है, जबकि पादप कोशिका के अंदर इसका मुख्य मेन इंपॉर्टेंट रोल है। इसका साइज इतना ज्यादा बड़ा होता है रिक्तिका का पादप कोशिका के अंदर कि ये पूरे सेल के अंदर के साइटोप्लाज्म की स्पेस को पूरा घेर लेता है और केंद्रक को कॉर्नर में, परिधि के पास में सरका देता है। तो यहाँ हमारा जो केंद्रक जो है वो एक्चुअली सेंटर में मिलता है जंतु कोशिका में, जबकि पादप कोशिका के अंदर जो है वैक्यूल के साइज की वजह से जो न्यूक्लियस है वो सेंटर से हटकर परिधि की तरफ, पेरिफेरल एरिया की तरफ जाके सरक जाता है। ठीक है बच्चों, सो दिस इज द वैक्यूल। राइबोसोम्स की बात हो गई थी, हमने राइबोसोम्स पढ़ लिए थे कि राइबोसोम्स की हमें 80S राइबोसोम्स प्राप्त होंगे और 80S राइबोसोम्स की जो यूनिट जो होगी वो एक होगी 60S और एक होगी 40S। ओके बच्चों, ठीक है। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट सारे हैं, इसका इंपॉर्टेंस इसीलिए है क्योंकि पादप कोशिका में नहीं पाया जाता, वो है तारकाय। समझ में आ रहा है अभी तक? ठीक है, पढ़ो, मेहनत करो, सुनो और बाद में उसको प्रोसेस करो। तारकाय मींस इन इंग्लिश सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम तारकाय जंतु कोशिका में ही पाए जाते हैं, पादप कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। तो देखना पड़ेगा भाई इसमें काम क्या करता है ये। तो जब कोशिका जो है विभाजित हो रही होती है, एक कोशिका है, एक से 2 जब बनेगी, ठीक है, तो क्या होगा, विभाजन के समय, विभाजन का जो पूरा प्रोसेस होता है, जो हम माइटोसिस पढ़ेंगे, तो विभाजन के जो प्रोसेस होता है उसमें जो क्रोमोसोम्स एक दूसरे से फटके दूर अलग होते हैं, अलग अलग पोल्स पे जाते हैं, वह किस वजह से जाते हैं, सेंट्रोसोम के अंदर उपस्थित सेंट्रियोल्स होते हैं, तारकीय। ठीक है, तो वो तारकीय काय जो होता है वो क्या करता है, कुछ स्पिंडल फाइबर्स बनाता है। उस स्पिंडल फाइबर्स क्या करती हैं, क्रोमोसोम को अलग अलग खींच के लेके चली जाती है और कोशिका का क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। तो दिस वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल लिटिल लेटर। ठीक है, सेंट्रोसोम ध्यान रखना बच्चे। और इसके अंदर ये जो मैंने 2 येलो कलर की जो बनाई ये कहलाते हैं सेंट्रियोल्स, और ये एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पे पड़े होते हैं, ड्रम के जैसे। ठीक है, एक इस तरीके से है तो एक इस तरीके से पड़ा होगा। ठीक है, नाम लिख लीजिए, इसका नाम है सेंट्रियोल। ठीक है, ओके,
अभी तक में देख लीजिए सब हो चुका है हमारा। साइटोस्केलेटन, अच्छा ये बता देती हूँ मैं आपको। साइटोस्केलेटन जो होता है ये पूरी की पूरी जो कोशिका है उसके फ्रेम को बनाने में लिखा है, देखिए नीचे स्लाइड में देखिए, यहाँ देखिए फ्रेमवर्क, सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का और सेल का फ्रेमवर्क बनाने का, ठीक है, वो काम करता है। ये ट्यूब्यूल से, माइक्रोफिलामेंट ट्यूब्यूल से बने हो सकते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से बने हो सकते हैं, माइक्रोफिलामेंट से बने होते हैं, और इसका भी ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है, बट स्टिल वी आर गोइंग टू स्टडी। ओके, सो अभी तक में हमने बहुत सारे कोशिकाओं जो है वो की जंतु कोशिका के हमने पढ़ लिए हैं, तो उन सबको समरी करके अभी देखिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में बच्चे देखिए हमने क्या क्या ऑर्गेनली पढ़ लिए हैं। सेंट्रलाइज्ड न्यूक्लियस होता है, सेंट्रलाइज्ड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस जो है केंद्रक जो है वो केंद्र में ही उपस्थित होता है, ठीक है। सेकंड हमने पढ़ा ईआर होता है, ईआर जो है दो प्रकार के पाए जाएंगे, रफ ईआर और स्मूथ ईआर। थर्ड हमने पढ़ा गोल्जी काय पाया जाएगा, लाइसोसोम, साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन को ही मैंने कंटिन्यू लिख करा है यहाँ पे कि साइटोस्केलेटन जो है कैसे बनेगा, छोटी छोटी नलिकाएं, ये देखिए नलिकाएं बनी हुई है ना, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट के जुड़ने से और इसी तरीके के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होती है इस तरीके की वाहिका होती है, नलियां होती है, ठीक है, और ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बनती है, और जो फिलामेंट होंगे, जो तंतु होंगे, वो बनेंगे एक्टिन प्रोटीन के जुड़ने से बनते हैं। और इनका काम क्या होता है, यांत्रिकी सहायता वो कोशिका के आकार को बनाए रखने में मदद करते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है सूत्रकर्णिका। सूत्रकर्णिका हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। सेल में पावर कैसे जनरेट करेगा, ये है ग्लूकोज के रेस्पिरेशन से एटीपी का निर्माण करता है। डिटेल पढ़ेंगे। कार्बन, ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन कंपाउंड से मिलकर बना होता है। 6 से ज्यादा हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6, यस, ठीक है। अब ये ईच बॉन्ड जो है कार्बन के बीच में, ये क्या है, बॉन्ड ब्रेक होते हैं, और जब भी बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो ऊर्जा उत्सर्जित होती है, ठीक है। तो ये जो ग्लूकोज है ये टूटेगा, 6 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और एटीपी का निर्माण होगा। परंतु ये जितना इजीली मैंने बोल दिया, कह दिया, इतना आसानी से होता नहीं है। हम इसको पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर और फंक्शन के अंदर बच्चों। इसे कहलाती है पूरी जो क्रिया जो है वो, पूरा प्रोसेस जो है वो कहलाता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, वायवीय श्वसन। ओके, नेक्स्ट हमने पढ़ा था सेंट्रोसोम, पढ़ा था। तो सेंट्रोसोम जो है वह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, एक ऑर्गेनेली है जो कि एनिमल सेल में ही, सिर्फ और सिर्फ जंतु कोशिका में ही पाया जाएगा, जो कि क्या काम आता है, जब सेल के विभाजन के दौरान जब गुणसूत्रों को क्या करना होता है, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होती है जब एक दूसरे से अलग होती हैं, तो वही जो स्पिंडल फाइबर्स उनको जो खींच के लेके जाते हैं अलग अलग पोल्स के ऊपर, तो वह जो स्पिंडल फाइबर्स जो है वो सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स द्वारा निर्मित होते हैं, ठीक है। सो ओनली फाउंड इन द एनिमल सेल्स, कोशिका विभाजन में उपयोगी होते हैं। सो अभी तक हमने पढ़ा है एनिमल सेल। एनिमल सेल पढ़िए, आप अपनी एनसीईआरटी की किताब उठाइए, लाइन टू लाइन पढ़िए, वर्ड टू वर्ड समझने की कोशिश कीजिए। जो भी आपको इन स्लाइड्स में बताया गया है वह सब आप एज इट इज उन्हीं लाइन में पाएंगे। नीट में सिलेक्शन करवाने की सिर्फ एक ही बेस्ट की है, एनसीईआरटी को 3 से 4 बार आप पढ़ लीजिए, खोट लीजिए, रिविजन कर लीजिए। सब के सब क्वेश्चंस मोस्टली 80 to 85 क्वेश्चन, 80 to 85% क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी से स्ट्रेट वे आते हैं। तो मेहनत करिए और जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। अच्छा, आप हमसे जुड़ने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जो है बच्चों ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे मैं अपने हैंड रिटन नोट्स और यही स्लाइड्स जो है पीडीएफ के फॉर्म में बच्चों को प्रोवाइड करती हूँ। हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये देखिए मैं यहाँ पे साइड में बना रही हूँ, आपका सुपर मेंटोर। क्या करना होता है, किसी बच्चों को नहीं पता तो आई टेल यू कैसे करना होता है। आप प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप जो है वो डाउनलोड कीजिए, उसका साइन देखिए ये इस तरीके का होता है, ठीक है। पेपर प्लेन जो होता है उड़ाते हैं इस तरीके का साइन होता है, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को, आप टेलीग्राम को क्या कर लीजिए, डाउनलोड कीजिए
और उसमें सर्च करिए आपका सुपर मेंटोर चैनल, साइन इन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फिर आप पाइए अपने बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स की नॉन स्टॉप क्लासेस आपको मिलेंगी इसके अंदर। और पढ़ो, मजे करो और बढ़ते रहो आगे। थैंक यू।